हम लोग पहुंच चुके थे साइमन कमीशन। सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग देखे कि हम अपने चश्मा घर में छोड़ के आए हैं। नहीं क्या, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि 1920 में खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन होता है। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन होता है। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा एक गांव है यूपी में, लखनऊ जिला। उन्नीस सौ 20 में असहयोग आंदोलन, और इसी क्रम में 1922 में चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। इस घटना के बाद गांधी जी खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। तब हुआ उसके बाद कि अब क्या किया जाए। मान लीजिए जैसे एकदम सपोज मानिए जैसे कोरोना था, लॉकडाउन लग गया, अचानक से सब कुछ बंद, सबका लाइफ अचानक से थम गया, सबका लाइफ अचानक से थम गया। और जो पहले लाइफ स्टाइल था, सब लाइफ स्टाइल सबका चेंज हो गया अचानक एक दिन में, झटके में। अब उसके अनुसार आदमी जीना शुरू कर दिया, लॉकडाउन के हिसाब से जीना शुरू कर दिया। लड़के, कोचिंग वाले, स्कूल वाले, सब ठप। लॉकडाउन जैसे हटा तो जिनका जिनका मान लीजिए व्यवसाय चौपट हो गया था, अब वो बेचारे सोच रहे थे कि अब क्या करें। फिर जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, अब एक नया चीज शुरू हुआ, नया माहौल आया, नए तरीके से हर चीज शुरू होने लगा। तो नहीं, अब उसमें सब डायलेमा में कैसे क्लास शुरू किया जाए, तो कैसे अब जिसका जो व्यवसाय था कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, फिर मत लग जाए, है ना। तो उसी टाइप से जब आंदोलन खत्म हुआ, सब कोई हारा थाका मांदा था, उस दिन आराम किया। अब हुआ कि अब क्या किया जाए। अंग्रेजों के ऊपर कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं। तो बताए थे कि कांग्रेस दो भाग में बट गई। उस समय ना कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी पूरे इंडिया के लिए, और बाकी छोटी मोटी थी जैसे आज है, लेकिन उस समय कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी। तो एक ग्रुप स्वराज दल बनाया। स्वराज, इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, और सचिव मोतीलाल नेहरू। बताए थे ना। तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू। का अध्यक्ष पूछता है।
स्वराज दल का क्या उद्देश्य था? इलेक्शन में भाग लेना, इलेक्शन में। जबकि दूसरा ग्रुप मना कर रहा था कि अरे भाई अभी तुरंत हम लोग असहयोग आंदोलन चलाएं कि सरकार का सहयोग नहीं करना है, और जब हम लोग सरकार द्वारा बनाए गए विधानसभा में शामिल होंगे तो इसका मतलब कि ये असहयोग आंदोलन के विरुद्ध हुआ। एक तरफ हम लोग असहयोग आंदोलन चलाए, फिर शामिल हो। तो चलिए, तो एक ग्रुप बन गया स्वराज दल जो आंदोलन विधानसभा में शामिल होना चाहता था, और दूसरा ग्रुप हो गया परिवर्तन विरोधी। इनको कहते हैं परिवर्तन समर्थक, माने जो कह रहे थे कि विचारधारा में परिवर्तन किया जाए, मतलब जो हम लोग अभी सरकार के बहिष्कार की नीति अपनाए हुए थे उसमें परिवर्तन किया जाए, तो इसलिए इनको कह रहे थे परिवर्तन समर्थक, और दूसरा ग्रुप बन गया परिवर्तन विरोधी। गांधी जी इस दौरान क्या किए? हरिजन अभियान। गांधी जी क्या किए? हाँ, हरिजन। हाँ, उल्टा दिखाई दे रहा है, लीजिए अब ठीक है। हाँ, तो गांधी जी चलाए हरिजन अभियान। इसी समय गांधी जी हरिजन महासभा, हरिजन नामक पत्रिका और हरिजन शब्द का पहली बार प्रयोग किए। ठीक है, अब सुनिए, मामला 1922 से ऐसे ही 4-5 साल चला। आ गया 1927, दिसंबर 1927, दिसंबर 1927। अब आ गया भारत में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आज हम लोग देखेंगे, साइमन कमीशन के विषय में। आज साइमन कमीशन से देखना शुरू करें। तो साइमन कमीशन क्या था, सुनिए। याद होगा 1916 में 1900 होम रूल लीग आंदोलन चला था। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चला था। याद होगा तिलक और एनी बेसेंट, मेन थी एनी बेसेंट, तिलक भी जुट गए, तो दोनों लोग में टकराहट ना हो तो कुछ भाग तिलक को दे दिया गया, बाकी भाग एनी बेसेंट करा गया। होम रूल का मतलब था कि हम लोग अपना शासन खुद करेंगे और ब्रिटेन की महारानी को महारानी मानेंगे। हम लोग ब्रिटेन का गुलाम ही रहेंगे, आजाद नहीं होंगे। स्वराज का मतलब आजादी नहीं, स्वराज का मतलब आजादी नहीं, गुलाम ही रहेंगे, लेकिन अपना शासन हम लोग अपने से करेंगे। आज भी ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन का गुलाम है। ऑस्ट्रेलिया आजाद देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री है, लेकिन ब्रिटेन की महारानी ही ऑस्ट्रेलिया की महारानी है। कनाडा, कनाडा का भी महारानी ब्रिटेन की महारानी है। कनाडा भी आजाद देश नहीं, लेकिन आजाद देश जैसा ट्रीट होता है, स्वशासन है, खाली प्रतीक के रूप में उसको महारानी मानता है। क्यों अभी तक जुड़ा हुआ है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जो लोग हैं मैक्सिमम ब्रिटेन के ही हैं, और हम लोगों की स्थिति थोड़ी अलग हो जाती थी। हम लोग यहाँ सबसे ज्यादा भारतीय थे, और ऑस्ट्रेलिया में आज भी जितना रहने वाला है 90% वहीं का है, ब्रिटेन का ही। कनाडा में भी कुछ ब्रिटेन का है तो कुछ फ्रांस का है। तो कनाडा अमेरिका खाली था ना, कुछ था, ऑस्ट्रेलिया खाली था, कोई नहीं था वहाँ।
थोड़ी बहुत कुछ जनजातियां थी, वैसी कोई सभ्यता नहीं थी। टर्की टर्की तो था, अलग से, गुलाम नहीं था, वो तो अलग लड़ रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी लड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी लड़ा, गुलाम नहीं था। तो स्वशासन की मांग हो रही थी। तो उस समय 1917 में मोंटेग्यू जो सचिव था, मोंटेग्यू घोषणा किया कि ठीक है, चलो भाई, तू लोगों को स्वशासन दिया जाएगा। आज से ठीक 10 साल बाद, आज से ठीक 10 साल बाद, 10 साल तू लोग अपना चलाओ, देख लिया जाए कैसे चला रहे। एक आयोग गठित किया जाएगा जो ये जांच करेगा कि भारतीय क्या अपना शासन चलाने लायक हैं। अंग्रेज सब भारतीयों को अनपढ़ जाहिल गवार न मानता था कि अरे ये सब पढ़ा लिखा नहीं है, ये सब पिछड़ा हुआ है, ये सब से कुछ नहीं। तो उसी के वजह से ये घोषणा किया था 1917 में। तो 10 साल बाद 1927 में वही जांच करने के लिए साइमन कमीशन आया था। वही जांच करने के लिए इस साइमन कमीशन आया, ठीक है। तो ये देखना था कि भारतीय अपना शासन चलाने में कहां तक सक्षम हैं, चला सकते हैं या नहीं। इस साइमन कमीशन कमेटी में सभी लोग अंग्रेज थे, 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं थे। तो जब उसमें एक भी भारतीय नहीं है तो समझ लो भारत के फेवर में रिपोर्ट आएगा। तो भारतीय कहे कि भाई भारतीयों की स्थिति की दशा चेक करना है, और इसमें एक भी भारतीय नहीं है। और एक भी भारतीय को क्यों नहीं शामिल किया कि एक तो रिपोर्ट अपने मन से जो मन वो बना रहेगा, और दूसरा ये कि ये दिखाना चाह रहा था कि भारतीय अभी इस लेवल पर नहीं है कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। जांच वाच वाला मैंने ये दिखाने के लिए कि अरे अभी सब अनपढ़ जाहिल गवार है, ये सब के बस का बात नहीं। तो इसलिए हर जगह जहां जहां साइमन कमीशन जांच करने गया, वहां वहां इसका विरोध हुआ, वहां वहां इसका विरोध हुआ। आइए देखिए, अब आइए नोट्स पर, अब आइए नोट्स पर। तो आप आज करा लीजिएगा, क्या नाम है आपका? सत्यम, सत्या, ठीक है, आज करा लीजिएगा। पेज नंबर कितना है हो? 12। तो ये था सब पिछला कहानी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, साइमन कमीशन 1927 आया था 27 में, और रिपोर्ट दिया था अपना 28 में। इसे भारतीय विधिक आयोग भी कहा जाता है, अंडरलाइन करिए। साइमन कमीशन का रियल नाम क्या था? भारतीय विधिक आयोग। आप लिखते चलिए, जो मेन मेन पॉइंट है साइमन कमीशन लिख दीजिए, कम से कम याद रहेगा, नोट्स लीजिएगा अपने। हेडिंग दे दीजिए साइमन कमीशन 1927, ब्रैकेट में भारतीय विधिक आयोग। देखिए, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, है ना? सर काट दो, ला सर काट दो, ना रहेगा सर, ना ही तंग करेगा। सर गुलाम भारतीयों के लिए था, हम लोगों के लिए नहीं है। 1947 तक ही सर था केवल, बस।
अब देश आजाद हो गया, उपाधियों का अंत हो गया है, तो अब उपाधि लगाना ठीक है? नहीं ना सर, हटाओ। इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। अन्य सभी सातों सदस्य श्वेत थे, माने अंग्रेज थे। इसका उद्देश्य वर्तमान सरकारी व्यवस्था के शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह रिपोर्ट देना था कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक लाजिमी है, कहाँ तक लाजिमी मैंने कहाँ तक सही है, क्या देना चाहिए, करना चाहिए, भारतीयों के हाथ में सत्ता देना चाहिए। भारतीयों के हाथ में सत्ता देने से कहीं ब्रिटिश हुकूमत को खतरा तो पैदा न हो जाए, मेन उनका मतलब यही था कि भारतीयों के हाथ में सत्ता देंगे। भारतीयों के हाथ में सत्ता देने का मतलब क्या, सेना पुलिस सब न भारतीय के हाथ में चल जाएगा और कहीं ब्रिटिश हुकूमत ही न हिल जाए। तो इसीलिए देना वेना कुछ नहीं चाह रहा था कि साइमन कमीशन फेल हो जाए। अंग्रेज जितना भी कमीशन बेचता था वो पहले से प्लान बना लेता था कि फेल हो जाए, ताकि आगे कुछ हो ही नहीं। तो इसमें विचार आता कि वही कि फेल हो जाए। आगे देखिए, तथा भारत इसके लिए कहां तक तैयार है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, आप देखिए कांग्रेस क्या कहा। कांग्रेस ने कमीशन का प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार किया। कांग्रेस बहिष्कार किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं। ठीक है, आइए, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान पंजाब में चलाए जा रहे आंदोलन में लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब, इन्हीं को कहा जाता है ना, शेरे पंजाब, को गहरी चोट लगी और उनकी मृत्यु होगी। अंडरलाइन कर दीजिएगा। पूछता है कि साइमन कमीशन आंदोलन के दौरान किस लोकप्रिय नेता का चोट लगने से निधन हो गया, तो लाला लाजपत राय। अब आइए, नेहरू रिपोर्ट है 1928, बस केवल लिखिए नेहरू रिपोर्ट 1928, मोतीलाल नेहरू। इसमें इससे ज्यादा नहीं जानना है, सुनिए। इधर हो हिमांशु, क्या हो गया? इधर देखिए, अब सुनिए ये क्या था। जब भारतीय साइमन कमीशन का विरोध करने लगे और बोले कि हम इसके बात को नहीं मानेंगे, तो उस समय एक था सचिव बिरकन हेड, बोला कि ठीक, मैंने तू लोग अपने आप को इतना मानते हो कि हम लोग भारत का शासन चला लेंगे, तो तू लोग अपना कैसे इंडिया चलाओगे, एक संविधान बना के दिखाओ, एक संविधान बना के दिखाओ कि कैसे इंडिया चलाओगे, तू लोगों के अगर हाथ में मिल जाए तब। चैलेंज किया कि है हिम्मत तो बना के दिखा दो। तो कांग्रेस कहा कि ठीक है, चैलेंज स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और ये कमेटी अपना संविधान लिखना शुरू किया और संविधान का मोटा मोटा खाका तैयार करके और 1928 में 8 अगस्त 1928 को पेश किया गया। 8 अगस्त है ना, केवल अगस्त है, 8 अगस्त है, देख लेंगे। 8 अगस्त है, रुक जा देख लेते हैं। अरे ग्रंथ है ना, आधुनिक भारत, है क्या हो,
10 अगस्त लिखा है। अच्छा रुकिए, अभी इसमें देख लेंगे। 102 देख लिया जाएगा। यहाँ भी अगस्ते दिया है। यहाँ साइमन कमीशन ही लिखा है 3 फरवरी 1928 को भारत आया। ये कैसे? 28 में तो रिपोर्ट दिया था आपने। खैर चलिए जो भी है, 27-28 याद रखिएगा। एनसीईआरटी में तुम लोग के एनसीईआरटी में क्या लिखा है? 28 लिखा है, तो नोट्स में 28 कर दो। तो बता, पुराना वाला एनसीईआरटी है, नया वाला में बड़ा अंतर कर दिया डेट भाई। रुको, अब हम पुराना वाला एनसीईआरटी निकालते हैं। मेरा सब गलत करा रहा है। 10 में 27 था ना। हाँ देखो, आयग्रामा में 28 कर दिया। 1 साल लेट हो गया ना। चाहे 27 छोड़ दो, 27-28 दोनों आता है। तो आगे देखिए, तो सुनिए, इसमें बस यही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। पूछेगा, सुनिए इधर सुनो, पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया? तो अगस्त 1900। कौन किया? मोतीलाल नेहरू ने। इस रिपोर्ट में क्या था? भारत का संविधान, भारतीयों द्वारा निर्मित भारत का। तो लिख लीजिए, एक लाइन कॉपी में लिख लो कि यह भारतीयों द्वारा निर्मित भारत का संविधान था। यह भारतीयों द्वारा निर्मित भारत का संविधान था। अच्छा, कसीरा आ गई हो तो कसीरा, आप तो रोजा चल रहा होगा ना? हो, कल ही से स्टार्ट हुआ है ना? तो सुनिए, देखिए, नेहरू रिपोर्ट था। भारत सचिव बिरकनहेड की चुनौती की प्रतिक्रिया स्वरूप मोतीलाल नेहरू ने भारत का शासन चलाए जाने के लिए भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया और इसे अगस्त 1928 को पेश किया। इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव या नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव या ज्यादातर ना नेहरू रिपोर्ट के नाम से ही फेमस है। एक और अगस्त प्रस्ताव है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है, तो एग्जाम में नेहरू रिपोर्ट ही कहता है। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस की दर्जा देने की मांग की गई थी। यही माने स्वराज का मांग किया गया था, आजादी की मांग नहीं की गई थी। अब सुनिए, नेहरू रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के हितों के लिए कुछ मांग इसमें शामिल करने की मांग की। जिसे मुस्लिम लीग तो अलग था। हालांकि अभी जिन्ना मुस्लिम लीग में नहीं गए थे, जिन्ना अपना अलग थे। तो अब लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज जिन्ना को मुस्लिम लीग के तरफ सटा रहा था और मुस्लिम लीग का मेन नेता बना दिया धीरे धीरे जिन्ना को। तो जब नेहरू रिपोर्ट पेश हुआ तो अंग्रेज जिन्ना से कहा कि देखो, कांग्रेस बनाया है,
देखो सब हिंदू का मांग किया है, मुसलमान के लिए इसमें कुछ मांग किया है तू लोगों के लिए? नहीं। तू लोग भी डिमांड करो कि हम लोगों का ये मांग इसमें शामिल किया जाए। मान लो अंग्रेज देश आजाद करेगा तो तू लोग को तो कुछ नहीं मिलेगा, तू लोग को कुछ नहीं मिलेगा, तो तू लोग भी अपना मांग करो। तो जिन्ना जो है मांग किया नेहरू से कि हम लोगों का भी ये डिमांड भाई इसमें शामिल किया जाए, लेकिन हिंदू महासभा था एक, इस शुरू से मामला बिगाड़ते आया। अब देखिए क्या हुआ, हिंदू महासभा भी, उसको भी अंग्रेज यूज किया कांग्रेस के खिलाफ, ये दोनों को भड़काता था। कट्टरवादी हिंदू का पार्टी हो गया हिंदू महासभा जो आज आरएसएस है, और मुसलमान कट्टरवादी का पार्टी हो गया मुस्लिम लीग। इस दोनों को भिड़ाते रह रहा था, इस दोनों को बनाने का श्रेय अंग्रेज का ही। जो मांग मुस्लिम लीग करता था और लगता था कि उसको कांग्रेस मान जाएगा, तो इनने से हिंदू महासभा को भड़का देता था, और ये तो मुगल अत्याचार किया, देखो फिर से सब कांग्रेस जो है मुसलमान का है यही बात मान रहा है, तो हिंदू के लिए शर्म की बात है। जय श्री राम। अब वो होने से जय श्री राम झंडा उठा लिया, ना 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 ना, ये नहीं होना चाहिए। ले अंग्रेज यही चाहता था। तो जिन्ना का जो मांग था कांग्रेस हिंदू महासभा के दबाव में नहीं माना, होगा मानेगा तो समझ लो आर पार की लड़ाई हो जाएगी, कांग्रेस में बवाल हो जाएगा। तब भाई कांग्रेस में सब ऊपर वही हिंदू महासभा वाले नेता बैठे हुए थे, तब कैसे हो भाई? तो जिन्ना कहा ठीक है मत दो तू लोग, हम लोगों का बात मत मानो। अंग्रेज का अरे बोला है मुस्लिम लीग से, तो वो लोग के सामने क्या गिड़गिड़ा रहा है, वो सबको देना है कि हम लोगों को देना है, हमसे मांगो। तो जिन्ना क्या किया कि कहा कि अच्छा ऐसा मांग नहीं ना मानोगे, 6 सूत्री मांग था, नहीं ना मानोगे, कहा ठीक है। अब क्या किया कि 14 को डिमांड रखा, जिसको कहते हैं 14 सूत्री मांग। तो जब कांग्रेस 6 को नहीं माना था तो 14 को मानेगा नहीं, तो मामला और बिगड़ गया। अंग्रेज का किया 1935 में अधिनियम आता है, 1935 का अधिनियम लाया, आज जिन्ना का जितना 14 मांग था सब मान लिया। लो कांग्रेस को क्या मिला? ठेंगा, अपना औकादे नहीं समझ रहा था। अरे बेवकूफ, ये सब ना अंग्रेज का चाल नहीं पकड़ पाया, अंग्रेज का चाल नहीं पकड़ पाया, अपने में लड़ गया। लो कांग्रेस को मिला कुछ नहीं, और ऊपर जिन्ना को सब मिल गया। अब जो है जिन्ना की अंग्रेज का प्योर भक्त, अब तब पाकिस्तान चाहिए जा। यहीं से मामला और बिगड़ा। अगर यहाँ नेहरू रिपोर्ट में जिन्ना वाला मांग मान लिया जाता 6 को, कोई ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं था, माना जा सकता था, तो पाकिस्तान नहीं बनता है। ये हर बार गलती कर दिया है कांग्रेस, और दबाव बना देता था हिंदू महासभा। आज कहता है कि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, अपना करनी धरनी कोई नहीं बताता है कि हम कौन कांड किए हैं। नहीं, घर में होता है वो तिछोल टाइप का, छिड़कानी करके अपने चुपचाप लगा जाएगा, और दूसरा पिटाने लगेगा, कौन किया और हम ना यही किया। ले पिटाना किसको पिटा जाता है, कौन, यही हाल है। पहले सब ऐसी धूर्त धूर्त पार्टी था। आइए देखिए, तो हाँ, नेहरू रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के हितों के लिए कुछ मांगे उसमें शामिल करने की मांग की, लेकिन तत्कालीन रूढ़िवादी हिंदुओं एवं हिंदू महासभा के दबाव के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता नहीं हो सका। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जिन्ना ने
मार्च 1929 में 14 सूत्री मांग रखी। लिखिए 14 सूत्री मांग 1929, कॉपी में लिख लीजिए, अंडरलाइन करिए। 14 सूत्री मांग 1929। कौन पेश किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। क्या था कि इसमें मुसलमानों के लिए मांग था कि मुसलमानों को ये अधिकार दिया जाए। चलिए ये देखिए, हालांकि कांग्रेस ने जिन्ना की मांगे नहीं मानी, लेकिन अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच दरार डालने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में जिन्ना की सभी मांगों को मान लिया। चल यहां तक हो गया। हाँ, अब स्टार्ट होगा फिर दूसरा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अब देखिए कैसे मामला गर्माता है। तो मामला तो यहाँ तक गर्म हो ही गया, साइमन कमीशन आ गया, ये सब हो गया, और आंदोलन छेड़े हुए 10 साल हो भी गया। 1920 में अपना छेड़ा गया था, 22 में खत्म हुआ, 7-8 साल आराम किया लोग। तो अब फिर धीरे धीरे आंदोलन का रुख बनने लगा, और कुछ पुराने नेता जो थे वो मर गए और कुछ नए नेता आ गए। कुछ पुराने नेता मर गए और कुछ नए नेता आ गए, तो फिर से नया जोश बंधा। तो अब कौन सा आंदोलन होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका क्या मतलब होता है? विनय पूर्वक, सविनय माने विनय पूर्वक, प्रेम से, हिंसा से नहीं, हिंसा से नहीं, विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना, विनय पूर्वक कानून का उल्लंघन करना। अब देखिए माहौल 1930 आते आते एकदम खराब हो गया। फिर गांधी जी को कहा गया कि जब आप उचित समय देखिए तब आंदोलन छेड़ दीजिए। गांधी जी को जिम्मा दे दिया गया। गांधी जी भी मौका के तलाश में थे, देख रहे थे कि कैसे आंदोलन छेड़े कि पूरा इंडिया उस आंदोलन में शामिल हो जाए, क्या करें। बड़ा दिमाग लगा। तो परमिशन तो इनको पहले मिल गया था, लेकिन सोच रहे थे कि कैसे करें। तो उसके दरमियान अंग्रेजों ने नमक बनाने पर टैक्स लगा दिया। नमक बनाने पर टैक्स लगा दिया, जो कि अभी तक टैक्स फ्री था। तो गांधी जी के मन में आया कि नमक तो सब खाता है, नमक सब लोग खाता है, तो नमक को ही क्यों ना मुद्दा बनाए, नमक को ही क्यों ना मुद्दा बनाए। गांधी जी नमक का मुद्दा उठाए, और जो नमक कानून बना था टैक्स वाला, बोले कि इसी का उल्लंघन करके आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, इसी का उल्लंघन करके आंदोलन का शुरुआत किया जाएगा। और तब गांधी जी वही दांडी यात्रा निकालते हैं और जाके अपने साबरमती आश्रम से दांडी में ये नमक कानून तोड़ते हैं। देखिए आप लोगों को दांडी दिखला रहे हैं कहाँ है। देखिए ये रहा आपका दांडी, ठीक है। चले अब उधर
अभी इस टाइप का और भी इमेज देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं, सब उसी टाइप का है। नहीं, ये रोशनी, ये कौन सा राज्य है? लगता है कि गुजराते होगा ना। क्या नेहा, लगता है कि गुजराते हो, लगता है नहीं है। अभी 11th ठीक से नहीं ना पढ़ी तू लोग, उसी में ना भारत का भूगोल पढ़ना था। उस समय सर 12th पढ़ाई, सर 12th पढ़ाई, सर 12th कब शुरू करिएगा, सर 12th कब शुरू करिएगा, तो 11th खत्म। अब ऐसा थोड़े है कि इंडिया नहीं जानना है। खैर चलो, वो भी करा देंगे, बीच में करा देंगे। तो आइए चलिए देखिए, अब आते हैं अपने कहानी पर हम लोग। अब आते हैं कहानी पर। तो हेडिंग दे दीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दे दिए। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का कैसे कैसे भूमिका तैयार होता है और कैसे कैसे ये आंदोलन खड़ा होता है। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग को लेकर कांग्रेस का युवा वर्ग आंदोलन पर उतारू हो गया। जो युवा वर्ग था ना, कह रहा है कि 1905 से आप लोग डोमिनियन डोमिनियन मांग कर रहे हैं। अब मांग करते करते कहां तक आ गया, 1930 आ गया। 25 साल में अंग्रेजों के कान पर जू तक नहीं रेंगा। अब फिर आप डोमिनियन की मांग कर रहे हैं, फिर वही स्वराज की मांग कर रहे हैं। नहीं, अब हम लोग आजादी की मांग करेंगे। अब हम लोग आजादी की मांग करेंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब डोमिनियन की नहीं, अब डोमिनियन की मांग नहीं होगा, स्वराज का मांग नहीं होगा। अब क्या होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो को अब नारा यहीं से दिलाएगा। अब मैंने इसको कहते हैं पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता। पूर्ण स्वराज, स्वराज और पूर्ण स्वराज में क्या अंतर है? पूर्ण स्वराज मतलब स्वतंत्रता। देखिए, युवा नेताओं का कहना था कि डोमिनियन स्टेटस की मांग अब अप्रासंगिक हो चुका है, इसलिए अब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जानी चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया गया। अंडरलाइन करिए, भारतीय स्वतंत्रता लीग, लिख लीजिए आप। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? हाँ, अब जो मेन नेता के रूप में उभर रहे थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। और इसी समय एक तरफ होता है बारदोली सत्याग्रह, और वहां से निकल कर आते हैं वल्लभ भाई पटेल। देखिए, कांग्रेस का युवा वर्ग नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेटस की मांग से संतुष्ट नहीं थे। इनका कहना था कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए, जबकि कांग्रेस के बुद्धिजीवी वर्ग का कहना था कि अभी अचानक ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कांग्रेस का बुद्धिजीवी वर्ग युवा नेताओं के दबाव में अंग्रेजों को डोमिनियन स्टेटस की मांग मानने के लिए 2 साल की मोहलत दी। 2 साल बुद्धिजीवी बोला ना कि ठीक है, रुको रुको, इतना जल्दी हड़बड़ाओ मत, स्वतंत्रता स्वतंत्रता करके मामला कर देगा खराब। अभी तक जो मामला पहुंचा है वो भी हो जाएगा बेकार। कहा ठीक है रुको, उन लोगों को 2 साल का मोहलत दिया जाए। अगर 2 साल में डोमिनियन स्टेटस नहीं देगा तो हम लोग फिर पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई छेड़ेंगे। जो यंगर ब्लड था सुभाष चंद्र बोस से नेहरू जवाहरलाल, बोला 2 साल बहुत होता है, 2 साल हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा, 2 साल नहीं दिया जाएगा। तो बोला ठीक है चलो 1 साल। तो अपना 1 साल पर राजी हुआ। ये सब घटना है दिसंबर 1928 का। दिसंबर 1929 आ गया, 1 साल हो गया। दिसंबर 1928 में सब हो रहा था।
आ गया दिसंबर 1929, 1 साल हो गया। अंग्रेज कुछ नहीं दिया, अठन्नी कुछ जा। तो युवा नेता बोला कि अरे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा इस सब में साल भर में। बोला ठीक है, 1 साल का मोहलत दिया गया था। तो वही दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष थे नेहरू, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। पेश नहीं, पारित कर दिया कि अब हम लोग स्वराज के लिए नहीं, पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे। और ऐलान किया गया कि 31 दिसंबर के रात को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया जाएगा। फहराया। उसी दिन ऐलान किया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मना। तो वही भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस है। इसीलिए अपना संविधान जो है 26 जनवरी 1930 से 50 से लागू किया गया। बन तो पहले गया था, इसीलिए 26 जनवरी की तारीख भारतीय इतिहास के लिए बड़ा। तो उस दिन 26 जनवरी 1930 को ऐसा लग रहा था जैसे रियल में इंडिया आजाद हो गया है। सब रोड पर जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। जिन्ने देखो खास करके ये सब 15 लोग दिशा 15-16 साल का लड़का वड़का एकदम झंडा ले लेके एकदम रोड पर एकदम पूरा भरमार लगाए हुए था। आइए देखिए, लेकिन युवा नेता इससे संतुष्ट नहीं हुए और इस अवधि को 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया। दिसंबर 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि यदि अंग्रेज 1 वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेटस की मांग को नहीं मानती है तो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया जाएगा। तो 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? अंडरलाइन करिए, भी पूछता है, लिख लीजिए। 1928 कांग्रेस का अधिवेशन 1928 कलकत्ता, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। चलिए पेज नंबर 13 पे आ जाइए। कहता है सब हिस्ट्री बोर है वो, कितना मजेदार कहानी है। अभी तो तू लोग 12th में हो ना, चाहे ये वनडे वाला है, कमीशन का रहता था। अभी तो इसमें कहानी है, कहानी एक दिन कहानी आए। कमीशन में यूपीएससी उतना काम नहीं है ना, तो उतना पढ़ाने में ना 6 महीना लगता है। तो 6 महीना में तो तू लोग बका जाओगे। और खाली हिस्ट्री पगला जाए, और बाकी कैया खत्म होगा। आइए देखिए, 1 साल बीतने के बाद भी अंग्रेजों ने कांग्रेस की मांग नहीं मानी। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में बुलाया गया। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज की मांग पारित किया गया। अंडरलाइन करिए, दिसंबर 1919 कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और काम क्या है? पूर्ण स्वराज। कार्य हो गया पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो पूछेगा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन 1929। और कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था ना, दिसंबर में ही होता था। हर साल दिसंबर महीने में होता था। ठीक है, अब 30 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सब पूरा इंडिया डिस्टर्ब हो गया। 26 जनवरी 1930 से अब पूरे इंडिया में आंदोलन शुरू, असहयोग, हर जगह कानून तोड़ा जाने लगा। हर जगह कानून तोड़ा जाने लगा। गांधी जी ना शुरू किए नमक से, तो अंग्रेज सब सोचा ना ये गांधी पगला गया, नीमक उमक क्या कर रहा है, इससे कुछ होगा नहीं, छोड़ दिया इसी अंग्रेज सब। जब देखा कि अरे ये तो राई का पहाड़ बनने लगा, धीरे धीरे मामला पूरा विकराल होने लगा, तब अंग्रेज
आंदोलन को दबाना शुरू किया, कुचलना शुरू किया और नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। आइए देखिए, हाँ, 31 दिसंबर 1929 को पहली बार राष्ट्रीय तिरंगा रावी नदी के तट पर फहराया गया। अंडरलाइन करिए, 31 दिसंबर 1929। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में झंडा फहराया गया और गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए नेता चुना गया। गांधी जी ने नमक कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ करने के लिए सोचा, क्योंकि इनका मानना था कि नमक ऐसी वस्तु है जिसका सभी लोग उपयोग करते हैं। यदि इसे आंदोलन को केंद्र बिंदु बनाया गया तो भारत में सभी प्रकार के लोगों का समर्थन मिल सकता है। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक की यात्रा की। इसे दांडी यात्रा कहा जाता है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, अंडरलाइन कर दीजिएगा। दांडी यात्रा भी रूट दिखला न दिए। तब दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुआ? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। कै दिन चला? 24 दिन। ये भी पूछ देता है कै दिन चला, दिन में लिख लीजिए कै दिन होगा। 12 भी जोड़ना है, 26 हो जा रहा है। हाँ, 26 लिख लीजिए। पूछता है कै दिन चला था। क्या हो पलवी, एक दिन घटा दिया जाए? है क्या कह रही है? लिखिए, तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर नमक कर का उल्लंघन किया तथा इसके साथ ही यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु के तंजाउर में श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदरणायण तक की यात्रा की। के कलप्पन ने मालाबार में कालीकट से कोयम्बटूर तक की यात्रा की। चलिए, हो गया ना, इसको नहीं करना है। ये पुराने वाला एनसीईआरटी में था, तुम लोगों में भी होगा। अब सुनिए, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मेन मकसद क्या था? कानून का उल्लंघन करना, अंग्रेजी कानून का, वो भी विनय पूर्वक। अब सुनिए, गांधी जी तो नमक कानून तोड़े, बाकी देश के अलग अलग भाग में हिस्ट्री फैक्ट तभी याद रहेगा जब कहानी पता रहेगा। सुनिए, तो देश के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार का कानून लागू था जिससे जनता त्रस्त थी, जिससे जनता त्रस्त थी। तो गांधी जी कहे कि देखो, सब जगह नमक कानून तोड़ना है कोई जरूरी नहीं है। जिसके यहाँ जो गलत कानून है उसी का उल्लंघन करिए। किसान से ज्यादा टैक्स ले रहा है तो मत दीजिए टैक्स, उसी का उल्लंघन करिए। जो कानून है उसी का उल्लंघन करिए। तो देश के अलग अलग भागों में अलग अलग कानूनों का उल्लंघन किया गया। तो यही है सविनय अवज्ञा। चलिए, बाकी कल देखा जाएगा। अब यहीं पर होगा बड़ी दिन से गोलमेज सम्मेलन। अब यही होगा